Assalamualaikum and welcome back to the episode 4 of the series Moving to the Netherlands। मैं शकील भट्ट हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में मैंने आपको नेदरलैंड्स में आने के लिए जो पॉजिटिव्स हैं और जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बताया था, तो इस एपिसोड 4 में मैं आपको बताऊंगा कि नेदरलैंड्स में कौन कौन से वर्क वीज़ा ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं और वो किन किन लोगों के लिए हैं। तो अगर आपका ताल्लुक जो है वो आईटी के सेक्टर या हेल्थ केयर से या इंजीनियरिंग सेक्टर या लॉजिस्टिक्स से है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ाज़। तो सबसे पहला वीज़ा जो है वो है हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा और इसको नेदरलैंड्स में HSM भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे स्किल्ड ऑक्यूपेशन जो हैं उनमें काफ़ी शॉर्टेज है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को अलाउ किया है कि वो किसी भी नॉन यूरोपियन को जो हैं वो बाहर से स्पॉन्सर कर सकते हैं अंडर दिस कैटेगरी ऑफ द वीज़ा, यानी कि HSM वीज़ा। तो इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले ये आता है कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है या जो आपको जॉब दे रही है वो रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ का जो इदारा है जो इमिग्रेशन और नेशनलाइजेशन को डील करता है उसने एक लिस्ट जो है वो इशू की है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं यहाँ की, उसमें स्टार्टअप्स भी हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज़ ही ये कर सकती हैं, नहीं, यहाँ की छोटी कंपनीज़ भी आपको इजीली स्पॉन्सर कर सकती हैं। और इस वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दूंगा जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर हैं। रिकॉग्नाइज स्पॉन्सर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की नज़र में वो कंपनी इस काबिल है कि वो बाहर से किसी को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये आ गई। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जिस बंदे को हायर कर रहे हैं या जिसको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है उसको आप मिनिमम एक इनकम सेट की हुई है यहाँ की गवर्नमेंट ने, उससे कम नहीं दे सकते आप। तो उसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक वो हैं जो 30 ईयर्स से कम उम्र के लोग हैं और दूसरा ये है कि जो 30 ईयर्स से ज़्यादा की हैं। तो अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है तो आपको कंपनी जो है वो मिनिमम 55,000 यूरोज़ पर ईयर जो है उन्होंने देना ही देना है, अदरवाइज़ वो आपको हायर नहीं कर सकते। अगर आप 30 ईयर्स से ऊपर आपकी एज है तो फिर उन कंपनीज़ को आपको कम से कम जो है वो 74,000 यानी कि 74,000 यूरोज़ पर ईयर देने पड़ेंगे, तभी वो आपको बाहर से यहाँ पे जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं इंजीनियर्स और दूसरे जो टेक इंडस्ट्री में भी जॉब कर रहे हैं उनको डायरेक्टली पाकिस्तान से हायर किया गया और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत हाई क्राइटेरिया है। अगर कंपनीज़ ने आपको हायर करना है और अगर वाकई ही आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है देन दे आर वेरी हैप्पी टू हायर यू, तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है। और तीसरे नंबर पे आ गया ड्यूरेशन ऑफ दिस वीज़ा। तो ये वीज़ा आपको जितना आपकी कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन है उतना मिलेगा। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परमानेंट है यानी कि आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है तो ये वीज़ा 5 साल का आपको मिलेगा और 5 साल के बाद आपके पास फिर चॉइस है कि आप परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं या आप सिटीज़नशिप की तरफ जाना चाहते हैं। और इसके साथ फैमिली को भी लेके आ सकते हैं और इंटरेस्टिंगली फैमिली का वही स्टेटस होगा जो आपका स्टेटस है, यानी कि आपको फ्रीली वर्क अलाउड है नेदरलैंड्स में तो आपकी फैमिली को भी फ्रीली वर्क अलाउड होगा और वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जॉब कर सकते हैं या जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया HSM वीज़ा के बारे में। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीज़ा पे जो है ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा। और ये वीज़ा उन ग्रेजुएट्स के लिए है जो पिछले 3 साल के अंदर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं जो टॉप 200 में आती है वर्ल्ड वाइड। तो अगर आप नेदरलैंड से ग्रेजुएट हुए हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो है बैचलर्स डिग्री। और अगर आप इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं जो नेदरलैंड से बाहर है, चाहे वो यूरोप में है या यूरोप से बाहर है, तो आपके लिए जो एजुकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है मास्टर्स डिग्री। तो आपके पास कम से कम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान से ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पिछले 3 साल के अंदर अंदर अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हो। मैं पाकिस्तान से अप्लाई करने वालों के लिए ये बात कर रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट किया वो टॉप 200 में आनी चाहिए। इनकी वेबसाइट पे 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। उसमें आपका QS वर्ल्ड रैंकिंग है, शंघाई वर्ल्ड रैंकिंग है और एक और है। तो इन तीनों में कम से कम अगर 2 में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो टॉप 200 में आता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ओवरऑल
टॉप 200 में नहीं आती तो आप स्पेसिफिकली अपनी डिग्री जो है वो सर्च कर सकते हैं अगर वो टॉप 200 में आती है कि नहीं। अगर डिग्री भी नहीं आती तो आपका जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपने अपनी स्पेशलाइजेशन हो सकता है स्ट्रक्चर में की हो या जियो टेक्निकल में की हो या हाइड्रोलिक्स में की हो, तो आप स्पेसिफिकली जो है वो अपने सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 200 में आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया कि आप ड्यूरेशन ऑफ दिस वीज़ा, ये वीज़ा आपको 1 साल के लिए मिलता है और 1 साल में आपके पास फ्रीली ये ऑप्शन होता है कि आप किसी भी जो है वो प्रोफेशन में जॉब कर सकें, किसी जगह पे भी जॉब ढूंढ लें। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में ही जॉब करनी है, आपको कहीं पे भी जॉब मिलती है तो आप वो जॉब कर सकते हैं, देर आर नो इश्यूज़ विद दैट। तो ये बेसिकली एक फ्री वर्क सर्च वीज़ा है जिसमें आपको कहीं पे भी जॉब मिलती है तो आप वो जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे क्या आप अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, तो इसका आंसर है येस। आप अपनी फैमिली को भी इस वीज़ा पे बुला सकते हैं और उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अपनी जो एपिसोड 5 है उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, और आपने फैमिली को अगर साथ लेके आना है तो आपने उसके लिए एडिशनल चीज़ें क्या प्रिपेयर करनी है। तो इसकी डिटेल में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे। तो अब हम चलते हैं तीसरे वीज़ा की तरफ जो है यूरोपियन ब्लू कार्ड, और ये काफ़ी पावरफुल वर्क वीज़ा है। और इसमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास कम से कम जो है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे बैचलर्स की हो या मास्टर्स की हो, आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है। जैसा HSM में मैंने आपको बताया था कि वही कंपनी आपको हायर कर सकती है जो रिकग्नाइज स्पॉन्सर हो, लेकिन इस वीज़ा के लिए कंपनी अगर रिकग्नाइज स्पॉन्सर नहीं भी है तब भी वो आपको बाहर से यहाँ पे बुला सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आ गया ड्यूरेशन ऑफ दिस वीज़ा। तो ये वीज़ा आपको मैक्सिमम 4 साल के लिए इशू किया जाता है और 4 साल के बाद आप दोबारा इसको रीन्यू भी करवा सकते हैं। और ये वीज़ा दूसरे वीज़ा से किस तरह डिफरेंट है वो ये है कि इस वीज़ा में आप नेदरलैंड्स में 18 मंथ्स अगर आप इस वीज़ा पे आते हैं और नेदरलैंड्स में 18 महीने रहते हैं तो इसके बाद आप यहाँ से यूरोप के किसी भी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो आपको किसी दूसरे यूरोप कंट्री में जाके काम करने के लिए वहाँ की कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। आप यही जो आपका ब्लू कार्ड है वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपने अप्लाई करना है। तो ये इसका जो है वो काफ़ी बेनिफिट है कि आपके पास पूरे यूरोप में काम करने की एक्सेस है 18 महीने के बाद। उसके बाद इस वीज़ा के लिए भी एक इनकम क्राइटेरिया है और वो तकरीबन जो HSM वीज़ा है उससे मिलता जुलता है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि HSM वीज़ा में आपको जो कंपनी हायर कर रही है वो रिकग्नाइज स्पॉन्सर होनी चाहिए, और इसमें यह है कि कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो होती तो बड़ी कंपनीज़ हैं लेकिन उन्होंने IND में रिकग्निशन की एप्लीकेशन नहीं जमा करवाई होती या उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया होता रिकग्निशन के लिए, तो इसलिए ये वीज़ा जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी जो है वो रिकग्नाइज स्पॉन्सर्स में नहीं आती। तो चौथे नंबर पे आ गया ICT वीज़ा। ये जो ICT है ये है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे कंट्री में, नॉन यूरोपियंस में या यूरोपियंस में, जिनकी कोई ब्रांच जो है वो नेदरलैंड्स में भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिलीवर जो है वो पाकिस्तान में भी है और यूनिलीवर की ब्रांच जो है वो यहाँ नेदरलैंड्स में भी है। तो अगर आप पाकिस्तान में यूनिलीवर में जॉब कर रहे हैं और आप यहाँ पे ट्रांसफ़र होना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए है। इसमें भी जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो वही है जो HSM वीज़ा के लिए है। तो ये वीज़ा जो है वो या तो मैनेजर्स को मिल सकता है या स्पेशलिस्ट जो हैं उनको मिल सकता है या वो लोग जो भी ट्रेनिशिप कर रहे हैं उनको मिल सकता है। तो अगर आप ट्रेनिशिप पे आते हो इस वीज़ा पे तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, बाकी सब के लिए जो मैक्सिमम ये 3 साल का वीज़ा है, और इसमें भी आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हो। और सैलरी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका तकरीबन जो है वो HSM की जो सैलरी है उससे मिलता जुलता इसका क्राइटेरिया है। तो वो कंपनी जो है वो आपको इतनी सैलरी मिनिमम उन्होंने देनी है जो HSM वीज़ा की है। और चौथे नंबर पे जो आपकी कंपनी है वो रिकग्नाइज स्पॉन्सर होनी चाहिए। तो ये हो गया 4 टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ जो नेदरलैंड्स में आप अवेल कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे कि इन वीज़ाज़ के क्या बेनिफिट्स हैं कलेक्टिवली और क्या लिमिटेशंस हैं।
तो ये तो हो गए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ जो कि आप लोग अवेल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इन वीज़ाज़ से रिलेटेड कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। और बेनिफिट्स में सबसे पहला जो बेनिफिट है इन सारे वीज़ाज़ में वो ये है कि चूँकि आप एक्सपैट हो यहाँ पे, तो गवर्नमेंट समझती है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है, क्योंकि वो पूरे का पूरा कंट्री चेंज करते हैं एंड ऑल दैट। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो आपको 30% टैक्स में रिलैक्सेशन दी है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 1000 यूरोज़ अर्न कर रहे हो तो उसका जो 30% है यानी कि 300 यूरोज़ वो डायरेक्टली आपको ऐसे मिलेंगे। और जो 700 यूरोज़ हैं सिर्फ उस पर आपने टैक्स देना जितना भी बनता होगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो नेट इनकम है वो ज़्यादा हो जाती है थोड़ी, एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनकी सेम सैलरी है लेकिन उनका टैक्स ज़्यादा कटता है। इस वजह से उनकी जो नेट इनकम है यानी कि टैक्स के बाद वाली इनकम वो थोड़ी सी कम जो है वो कम होती है। दूसरे नंबर पे आ गया कि अगर आपके पास फ़ॉरेन ड्राइवर्स लाइसेंस है वो यहाँ पे आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लाइसेंस वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये फ़ायदा है कि वो अपना जो फ़ॉरेन ड्राइवर्स लाइसेंस है वो यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लिमिटेशंस की तरफ। जो लिमिटेशन है सबसे बड़ी वो ये है कि आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। अगर आप HSM वीज़ा पे हैं तो आपके पास 3 महीने हैं। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए आपके पास 3 महीने हैं। और अगर आप 3 मंथ्स में अगली जॉब नहीं ढूंढ पाते तो आपको कंट्री से जो है वो वापस जाना पड़ेगा। और अगर आप यूरोपियन ब्लू कार्ड पे हैं तब आपके पास ये जो अनएम्प्लॉयड रहने का मार्जिन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें आप 6 महीने जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आपको कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। और यूरोपियन ब्लू कार्ड में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये भी है कि 18 महीने के बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जो है वो यहाँ से मूव कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाके फ्रीली जो है वो अपनी जॉब या कंटिन्यू कर सकते हैं किसी और कंपनी में। आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वर्क परमिट या स्पॉन्सरशिप की। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क वीज़ाज़ इन द नेदरलैंड्स। आई होप कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी और आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो काइंडली जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में लाजमी बताया करें। इससे मुझे आइडिया होता है कि आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैंने वीडियो में मिस कर दिए। तो मैं फिर अपनी जो अपकमिंग वीडियोस हैं मैं उसमें भी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पेसिफ़िक क्वेश्चन है और आप मुझसे अगली वीडियो से पहले पहले पूछना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यूट्यूब जो चैनल है मेरा उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं एंड देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कैच अप विद यू एज सुन एज़ पॉसिबल। तो आज का जो वीलॉग है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं और कौन सी ऐसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 200 में आती हैं या कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो टॉप 200 में आते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।